हेलो एवरीवन, इजी फिजिक्स बाय एन के चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो अपना टॉपिक है वो है विद्युत क्षेत्र के एकांक आयतन में ऊर्जा। कक्षा 12 के चैप्टर नंबर 2 में ये सेकंड लास्ट टॉपिक है। यानी कि इस प्रश्न को जब अपन पढ़ते हैं तो आपको पता है कि विद्युत क्षेत्र है, उसके एकांक आयतन में ऊर्जा, यानी कि विद्युत क्षेत्र के अंदर ऊर्जा होती है। अरे वाह, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। और उसके बाद में अपन उस विद्युत क्षेत्र का आयतन निकाल करके उसमें भाग लगा देंगे तो एकांक आयतन की ऊर्जा आ जाएगी। तो चलिए सबसे पहले अपन बात करते हैं कि मान लीजिए ये आपके पास कोई एक गोला है, और जब आप इस गोले को आवेशित करेंगे तो सारा का सारा चार्ज कहाँ जाएगा। तो सर इसके लिए आपको बताना पड़ेगा कि ये गोला चालक है या कुचालक है। अगर मैं आपसे कह दूं कि ये गोला चालक है तो इसका सारा का सारा जो चार्ज है वो इसकी सरफेस के ऊपर समान रूप से वितरित हो जाएगा। चलिए ठीक है। अब आप कहेंगे कि सर हमें या तो इस गोले के ऊपर दिया गया आवेश के साथ त्रिज्या बता दें और या फिर आप हमें इसका आवेश घनत्व बता दें ताकि हम इसका आवेश घनत्व निकाल सकें। तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि इस चालक गोले का जो आवेश घनत्व है अपन शॉर्ट में लिखेंगे, नोट्स कभी भी ज़्यादा बड़े नहीं लिखने चाहिए। आवेश घनत्व है वो आपको यहाँ पे सिग्मा दे रखा है, क्लियर है। यानी इसके एकांक क्षेत्रफल के ऊपर आवेश की वैल्यू आपको दे रखी है। इसके पिछले टॉपिक में आपने पढ़ा था कि ये सारे के सारे जो पॉजिटिव चार्जेस हैं वो एक दूसरे के ऊपर प्रतिकर्षण बल लगाएंगे, यानी एक दूसरे से दूर जाने का प्रयास करेंगे। यानी कि अगर इस गोले का ये वाला सरफेस इतनी ज़्यादा आकर्षण बल से ना बंधी होती या मजबूत बल से नहीं बंधी होती तो इसका आकार बढ़ जाता। यानी कि अगर मैं इसको लोहे का गोला कहूँगा और इसे आप अगर चार्ज करेंगे तो इसकी त्रिज्या नहीं बढ़ पाएगी। पर यदि ये एक साबुन का बुलबुला होता तो साबुन के बुलबुले का आकार है वो बहुत इजीली बढ़ाया जा सकता है। तो उसको यदि आप पॉजिटिव आवेश से आवेशित करेंगे तो ये सारे आवेश प्रतिकर्षण करके एक दूसरे को दूर ले जाने का प्रयास करेंगे, परिणाम स्वरूप इसकी त्रिज्या बढ़ जाएगी। और आपने इसके ठीक पिछले वाले वीडियो नंबर 15 में आपने पढ़ा है कि चालक की सतह पर बल, तो आवेशी चालक की सतह पर बल का फॉर्मूला कितना होता है? तो उसका फॉर्मूला होता है F इज इक्वल्स टू सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू एस। एस क्या है? एस है यहाँ पे इस पूरे पृष्ठ का क्षेत्रफल, क्लियर है। अब आप जानते हैं कि यहाँ पे यदि आपके पास वैल्यू सिग्मा है तो इस गोले की सतह के ऊपर, गोले की सतह के ऊपर और गोले की सतह के ठीक बाहर, थोड़ी सी दूरी बाहर, यहाँ पे जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो आपके पास आएगी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। कितनी आएगी? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये सिग्मा की वैल्यू आप यहां से निकाल करके क्या हो जाएगी? E इंटू एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा बराबर E इंटू एप्सिलॉन नॉट, ये वैल्यू आप यहां रख सकते हैं। तो जैसे ही आप सिग्मा की जगह ये वैल्यू रखेंगे E इंटू एप्सिलॉन नॉट तो आपके पास यहाँ पे रह जाएगा 1/2 एप्सिलॉन नॉट तो है, और यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ E स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर इंटू कैपिटल एस। आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो ये एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आपके पास एफ का एक और फॉर्मूला हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1/2 इंटू में एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, ठीक है, इंटू एस। तो एस आपको यहाँ पे लिख देना है। तो ये आपके पास फॉर्मूला आ जाता है इसके क्षेत्रफल का। यदि आपको यहाँ पे इस गोले की त्रिज्या आर दे रखी है तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि एस की वैल्यू कितनी हो जाएगी? एस की वैल्यू होती है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, जो कि आपके पास 4 पाई r स्क्वायर है। तो ये वैल्यू आप f के साथ में यहाँ पर लिख भी सकते हैं। तो दिस इज इक्वल्स टू 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर को मैं सेपरेट रखता हूँ और s की जगह लिख देता हूँ मैं 4 पाई r का स्क्वायर। क्लियर है? ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 1 आ जाती है। यानी आज के इस टॉपिक की जब आप शुरुआत करेंगे तो डायरेक्ट आप इस टॉपिक के साथ करेंगे, और ये टॉपिक आपने डेरिवेटिव रूप से पिछले वीडियो के अंदर पढ़ा है। आपको यहाँ पे इसका रिजल्ट अप्लाई करना है। अब अपन अपने वापस कंसेप्ट के ऊपर आते हैं। कंसेप्ट ये कहता है कि आवेशित गोला है तो इसके चारों तरफ इसका विद्युत क्षेत्र होगा। हालांकि इसके नज़दीक इसकी सतह के ऊपर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सबसे ज़्यादा होती है, जिसको आप E की वैल्यू आप एक दूसरे फॉर्मूले से भी लिख सकते हो। किस फॉर्मूले से लिखते हो? KQ अपॉन कैपिटल R का स्क्वायर। और यहाँ यदि आप यहाँ पे Q की वैल्यू लिखना चाहेंगे तो Q की वैल्यू क्या होती है? Q की वैल्यू होती है आवेश घनत्व इंटू 4 पाई r स्क्वायर। तो आपके पास ये K की वैल्यू यहाँ पे इंक्लूड हो जाएगी। तो ये दोनों रिजल्ट्स आपको याद रखने, आवेशित गोले की सतह पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की वैल्यू। बट अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है? चालक गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सर 0 होती है।
तो आप मुझे बताएं कि इसके चारों तरफ विद्युत क्षेत्र है, यदि मैं इस गोले की सरफेस को अंदर की तरफ सिकोड़ने का प्रयास करूं तो क्या ये आवेश इसको सिकोड़ने देगा? नहीं देगा। क्यों? क्योंकि ये सब एक दूसरे को प्रतिकर्षण करेंगे। फिर भी आपको तो इसको सिकोड़ना है, इसकी आकार को कम करना है। जब आप इस बुलबुले को, आप इस गुब्बारे को चारों तरफ से दबाएंगे तो इसके जो बल हैं, इसके जो सतह के आवेश हैं, वो वापस प्रतिकर्षित करेंगे। कारण क्या है कि आप जैसे जैसे इसको अंदर की तरफ दबाएंगे, जो विद्युत क्षेत्र की जीरो वैल्यू वाला एरिया है, इसके अंदर का जो आयतन है वो कम होता जाएगा और चारों तरफ जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वैल्यू है वो बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो अब अपन क्या करते हैं, जब आप इसको संकुचित करेंगे, आप इसको साइज में छोटा करेंगे तो आपको बाहर से बल लगाना पड़ेगा, इनटू विस्थापन कर देंगे, मतलब आपको बाहर से कार्य करना पड़ेगा। वो कार्य किसके रूप में इंक्रीज हो जाएगा? जैसे जैसे आप इसको संकुचित करेंगे, इसके चारों तरफ विद्युत क्षेत्र का जो आयतन है वो बढ़ जाएगा। तो मैं यहाँ पे कहता हूँ कि मैं इसको डी आर, स्मॉल डी आर, इतनी वैल्यू अंदर विस्थापित कर देता हूँ। तो जैसे ही आप इसको अंदर की तरफ विस्थापित करेंगे तो इसका जो साइज है वो रिड्यूस होकर के मान लीजिए इतना रह जाता है। ये इसका सेंटर पॉइंट ओ कह देते हैं अपन। क्लियर है? तो आपने इस सतह का जो बल F दे रखा है, इसके विरुद्ध आपने dr विस्थापन किया है, तो कार्य कितना किया? dr विस्थापन में किया गया कार्य, तो मैं यहां पे कहता हूं dr संकुचन विस्थापन में किया गया कार्य, विस्थापन में किया गया कार्य कितना हो जाएगा भैया? जानते हैं आप बखूबी कार्य की वैल्यू क्या होती है? कार्य बराबर होता है dw से आप इसे रिप्रेजेंट करेंगे और dw की वैल्यू आ जाएगी आपके पास F डॉट dr। आप वैल्यू रिप्लेस कर दें तो F की वैल्यू हो जाएगी आपके पास 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, इंटू में आपके पास चल रहा है 4 पाई r का स्क्वायर, इंटू में dr यहाँ पे लिख देता हूँ। अच्छा मुझे ये बताएं, ये क्षेत्रफल है इंटू विस्थापन है, तो ये क्या हो गया? ये टर्म बन गई आपके पास इस गोले के आयतन में जितना आपने कमी करी है वो वैल्यू आ गई। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं? इसे आप आयतन में परिवर्तन dv लिख सकते हैं। तो दिस इज इक्वल्स टू 4 पाई r स्क्वायर इंटू डी आर। ये वैल्यू आप यहाँ पे रिप्लेस कर दें, ये आपके पास कार्य की वैल्यू आ गई। तो कार्य के रूप में जब आप इसे रिप्लेस करेंगे तो क्या लिखना चाहेंगे? आप लिखेंगे कि सर डी डब्ल्यू दिस इज इक्वल्स टू 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, और यहाँ पे लिख पाएंगे अपन dv। तो ये डी डब्ल्यू जो कार्य है वो केवल dr विस्थापन में किया गया है, और ये dr विस्थापन में किया गया जो कार्य है वो इसके अंदर ऊर्जा के रूप में इकट्ठा हो जाएगा। अब आप कितना विस्थापन करना चाहते हैं? आप इस गोले का आकार घटाते हुए केंद्र तक लाना चाहते हैं, यानी इसका पूरा का पूरा जो आयतन है उसको आप संकुचित करके कम करना चाहते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? टोटल कार्य, और टोटल कार्य करने के लिए आपको यहाँ पे इसका क्या करना होगा? समाकलन करना होगा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इंटीग्रेशन 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर इंटू dv। क्लियर है? अपन आगे चलते हैं। u की जो वैल्यू है, u क्या है? इसके अंदर इकट्ठी हुई ऊर्जा है। आप जानते हैं कि 1/2 एप्सिलॉन नॉट और ई स्क्वायर ये तो कांस्टेंट वैल्यू है जो कि बाहर आ जाती है, और दिस इज dv का इंटीग्रेशन। जब आप dv का इंटीग्रेशन करेंगे तो आपके पास क्या आएगा? टोटल वॉल्यूम आ जाएगा, पूरा का पूरा आयतन आ जाएगा। और यदि इस dv का इंटीग्रेशन आप कैपिटल V से लिख सकते हैं, और उस कैपिटल V को यदि मैं दूसरी तरफ ले आऊं, ये क्या आ गई? इसकी पूरे आयतन की ऊर्जा आ गई। तो यदि मैं इसको ये लिखूं कि u अपॉन v, dv का इंटीग्रेशन v लिख दूं तो u अपॉन v दिस इज इक्वल्स टू 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। क्लियर है? और इसको वापस आप दूसरे फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे? 1/2, और आप एप्सिलॉन नॉट लगा दें, ई की वैल्यू को वापस आप यहाँ पे रिड्यूस करेंगे तो आपके पास सेम वही वैल्यू आ जाएगी, सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो इस तरीके से आपके पास दो रिजल्ट आ जाते हैं। एक आ जाता है 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर की वैल्यू, ये इसके एकांक आयतन की ऊर्जा है, और दूसरा है सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये हो जाएगी इसके एकांक आयतन की ऊर्जा। क्लियर है? तो ये डेरिवेशन आपके लिए महत्वपूर्ण है। यहाँ से न्यूमेरिकल भी परीक्षा के अंदर कई बार पूछे जाते हैं। बहुत छोटा सा टॉपिक है। ये दोनों के दोनों जो रिजल्ट हैं वो रिजल्ट आपके पास किसके आए थे? ध्यान दें, यदि आप इस टॉपिक में या पिछले टॉपिक पे जाते हैं
तो यहाँ पे यदि मैं इस F के बटा में ये S लेके आ जाऊं तब भी मेरे पास सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट है, और यदि ये S ले आऊं तो यहाँ पे 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर है। और इसको आप क्या कहेंगे, F अपॉन एस को कहेंगे आप दाब की वैल्यू। यानी यहाँ पे आपके पास रिजल्ट आता है कि सतह पर दाब इसका जो संख्यात्मक मान है वो एकांक आयतन की ऊर्जा के तुल्य होता है, एकांक आयतन की ऊर्जा के तुल्य होता है। तो ये दोनों की जो वैल्यू है वो बराबर होती है संख्यात्मक रूप से। क्लियर है? तो यहां से कई बार छोटे क्वेश्चन या बोर्ड एग्जाम के अंदर डेरिवेशन पूछे जाते हैं। बहुत छोटा सा टॉपिक है, प्लीज आप इसे क्लियर करिए। इसके बाद अब अपन इस चैप्टर का एक महत्वपूर्ण एग्जाम्पल देखते हैं, और इस क्वेश्चन को समझना बहुत महत्वपूर्ण है। मैं डायग्राम के द्वारा आपको ये क्वेश्चन समझाता हूं कि मान लीजिए ये मेरे पास एक कोई गोला दे रखा है और इस गोले की जो त्रिज्या दे रखी है वो कैपिटल आर है। क्वेश्चन को बहुत इजीली अच्छे से समझें, ये इसकी त्रिज्या कैपिटल आर है। सवाल कह रहा है कि इसके केंद्र बिंदु ओ से ए दूरी पर जाके और यहां पर आप एक कोई छोटा दूसरा गोला है वो इसके अंदर से काट करके बाहर निकाल देंगे इस तरीके से। तो ये आपके पास जो दूसरा गोला आपने बनाया है उसके केंद्र के बीच में और पहले वाले केंद्र के बीच में जो दूरी है वो आपकी ए है। ये जो छोटा वाला गोला है इस गोले को आप यहां से निकाल करके काट के बाहर फेंक देंगे। तो यदि मैं इस बाहर वाला जो बड़ा गोला है जिसका आयतन अब बचा हुआ है उसको मैं यहाँ पे छायांकित कर देता हूँ। क्लियर है? यहाँ पे जो गोला है वो आपका कुचालक है, ये पूरा का पूरा जो गोला है वो कुचालक है। क्लियर है? तो अब आपको सवाल ये कह रहा है कि यदि आप इस पूरे गोले को समान आवेश घनत्व से आवेशित कर दें तो इन दोनों गोलों के केंद्र को मिलाने वाली रेखा पर बड़े वाले गोले के केंद्र से d दूरी के ऊपर बाहर कोई एक पॉइंट P है। इस P पॉइंट पर आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। मतलब बड़ा एक गोला है और उसके अंदर से एक छोटा सा भाग यहां से निकाल दिया गया है। किस तरीके से निकाला गया है उसको आपको डायग्राम में बिल्कुल अच्छे से समझ में आ रहा है। तो इस P पॉइंट के ऊपर जो इस बड़े वाले गोले से बाहर है इस पर आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। आप जानते हैं कि यदि आपके पास कोई गोला सममित रूप से आवेशित है तो उसका पूरा का पूरा आवेश, यदि आप बाहर किसी बिंदु की बात करें तो इस पूरे गोले का जो आवेश है वो इसके केंद्र के ऊपर केंद्रित माना जा सकता है। अगर पॉइंट अंदर होता तो कहानी बदल जाती, लेकिन बाहर पॉइंट है तो इस पूरे गोले का जो आवेश है वो इसके केंद्र के ऊपर केंद्रित माना जा सकता है। तो पहले केस में मैं क्या करता हूं, मैं ये मानता हूं कि ये अंदर वाला गोला इसके अंदर ही है, यानी ये बड़ा गोला कंप्लीटली भरा हुआ है। तो आप मुझे बता दें कि इसको मैं लिखता हूं E1। E1 का मतलब है बड़े गोले की वजह से, तो यहां पे मैं इसको B फॉर बिग भी लिख देता हूं। तो इसकी वजह से यहाँ पे P पॉइंट के ऊपर विद्युत क्षेत्र कितना आएगा, इसकी वजह से वैल्यू आएगी KQ अपॉन D का स्क्वायर। दूरी कितनी है, D का स्क्वायर। आवेश घनत्व कितना दे रखा है, रो दे रखा है। तो आप मुझे बताएं कि रो इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, रो इज इक्वल्स टू क्या होगा। मुझे इस पूरे बड़े गोले के कारण, मान लेता हूं कि पहले केस में ये अंदर वाला भाग निकाला हुआ नहीं है, उस स्थिति में यहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी आएगी। तो इसके लिए आपने फॉर्मूला जानते हैं, B4 लिख देता हूं मैं। बिग का मतलब है बड़ा गोला, बराबर KQ अपॉन R का स्क्वायर होता है, और R कितना दे रखा है इसके केंद्र से D दूरी पर, तो इसका स्क्वायर कर देते हैं। आप जानते हैं कि आपको आवेश घनत्व दिया हुआ है इसका, तो यहां से आप मुझे बता दें कि इसके Q की वैल्यू कितनी आएगी, Q की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यानी इस पूरे गोले पर आवेश कितना है, इस गोले का आयतन 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब इंटू इसका आवेश घनत्व है। तो ये आपके पास Q की वैल्यू आ जाएगी। तो यहां से आप ये लिख सकते हैं K अपॉन D का स्क्वायर, दिस इज 4/3 पाई R क्यूब इंटू रो। और यदि मैं इसके डायरेक्शन की बात करूं, तो ये पॉजिटिव चार्ज से आवेशित है, तो इसकी दिशा है वो O से P की दिशा में बाहर की तरफ होगी। तो यहां पे मैं ब्रैकेट में लिख देता हूं OP दिशा। क्लियर है? अब अपन क्या करते हैं, मान लेते हैं कि ये केवल अंदर वाला गोला है, इस गोले के ऊपर भी आवेश तो है। आप इस पूरे, अभी गोला बाहर निकालेंगे पर आप इसको काट करके रख लीजिए और बाहर वाले गोले को आप कंप्लीटली भूल जाइए। तो अंदर वाला जो गोला है
उसका पूरा का पूरा आवेश उसके केंद्र के ऊपर होगा, और इसके केंद्र से पी पॉइंट की दूरी कितनी होगी, टोटल दूरी यहां से लेके यहां तक की डी है, और उसमें से ए दूरी यहां से आपने रिड्यूस कर दी, तो ये दूरी कितनी हो जाएगी, डी माइनस ए हो जाएगी। और इसकी त्रिज्या आप मान लेते हैं कि स्मॉल आर है, अंदर वाले गोले की त्रिज्या कितनी है, स्मॉल आर है, तो अंदर वाले गोले का आवेश कितना आएगा, तो यहां पे मैं लिख देता हूं ई एस, एस फॉर स्मॉल, तो इसकी वैल्यू लिख देता हूं मैं के क्यू अपॉन डी माइनस ए का स्क्वायर। क्लियर है। अब आपको वैल्यू लिखनी है क्यू की, तो स्मॉल क्यू की वैल्यू मैं यहां पे लिख देता हूं, स्मॉल क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4/3 पाई इंटू इस गोले का आयतन स्मॉल आर का क्यूब इंटू इसका आवेश घनत्व है रो, तो ये वैल्यू आप यहां पे रिप्लेस करेंगे, आपके पास वैल्यू आ जाएगी के अपॉन डी माइनस ए का स्क्वायर, डी माइनस ए का स्क्वायर। अब आप यहाँ पे क्यू की वैल्यू रख दें, ये होगी आपके पास 4/3 पाई स्मॉल आर का क्यूब इंटू रो, और ये वाला जो गोला है वो भी आपका धनावेश से आवेशित है, तो इसके कारण भी पी बिंदु के ऊपर विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या आएगी, यहाँ पे लिख देता हूं मैं ओपी दिशा में। अब अपने इस क्वेश्चन का मेन टर्निंग पॉइंट शुरू होता है। क्या कहता है कि ये वाला गोला तो उपस्थित है, इस पूरे गोले की वजह से यहाँ पे विद्युत क्षेत्र है, ये छोटे वाला गोला यहाँ पे उपस्थित है ही नहीं, इसको काट करके आपने बाहर निकाला है, तो इसके अंदर जितना विद्युत क्षेत्र होगा, इसके अंदर जितना आवेश होगा, उस आवेश की वजह से यहाँ पे विद्युत क्षेत्र में कमी आएगी। परिणाम स्वरूप आप यहाँ पे फाइनल जो वैल्यू लिख सकते हैं ई वेक्टर, दैट इज ई बी वेक्टर माइनस ई एस वेक्टर। बड़े गोले की वजह से विद्युत क्षेत्र है जो कि पूरा है, छोटे वाले गोले का भाग उसमें से काटा गया है, तो उतनी तो उसमें कटौती आएगी। तो इस तरीके से आप ये समीकरण नंबर 1 की वैल्यू और समीकरण नंबर 2 की वैल्यू इस इक्वेशन में रखेंगे, इसको कॉमन लेंगे और सवाल को सॉल्व करेंगे। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो मैं यहाँ पे फाइनल इसकी जो आंसर होगा उसको रिप्लेस कर देता हूँ। आप इसको थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो आप मुझे बताएं कि इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है। सर एक तो के कॉमन आ रहा है, चलिए के लिख देते हैं। इसके बाद में क्या कॉमन आ रहा है, 4/3 पाई कॉमन आ रहा है, चलो 4/3 पाई भी आपने कॉमन ले लिया, और आर तो कॉमन नहीं आ रहा बिकॉज कैपिटल एंड स्मॉल है, रो कॉमन आ रहा है, ये रो भी आपने लिख दिया। अब आप बड़े गोले के लिए ले, बड़े गोले में से क्या बच गया, ऊपर तो आपके पास कैपिटल आर का क्यूब बच गया और नीचे क्या रह गया, डी का स्क्वायर रह गया, माइनस आपके पास दूसरे पार्ट में से क्या रह गया, इसमें से ये सब कॉमन आ गया, स्मॉल आर का क्यूब अंदर रह गया और बटा में क्या रह गया, डी माइनस ए का होल स्क्वायर आपके पास अंदर रह गया। ये रिजल्ट आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस तरीके के जो क्वेश्चन हैं वो बोर्ड एग्जाम में हालांकि कम पूछे जाते हैं, पर कंपटीशन एग्जाम के अंदर महत्वपूर्ण रूप से पूछे जाते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। धन्यवाद।